तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो आज हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी मैकेनिज़्म के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले जान लीजिए ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ड्रग एब्जॉर्प्शन आपकी ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि हमारा जो भी अनचेंज ड्रग होती है उसका द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है उस साइट से जो अनचेंज ड्रग होती है उसका हमारा मूवमेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में होता है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये आपका क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है। तो देखिए, हमने इसको आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाया है। इधर हमारा वही पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल हमने बनाया, द टाइम दिखाया, द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दिखाई। तो देखिए आपको ये तो थेरेपेटिक रिस्पांस मैक्सिमम दिखाया हमने, और ये आपका जो है थेरेपेटिक सक्सेसफुली रैपिडली, मतलब इसमें रैपिडली एब्जॉर्प्शन हो रहा था। और जो दूसरा वाला हमने आपको ग्राफ दिखाया उसमें क्या हो रहा है, थेरेपेटिकली फॉल ऑफ अ स्लो एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो MEC के नीचे है। MEC MSC होता है ना, तो MEC के जो नीचे होता है उसमें हमारा कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं होता है, कोई भी मतलब हमारा एक्शन शो नहीं होता। उसके ऊपर जितना भी ग्राफ में पोर्शन होगा उसमें ही हमारा ड्रग का जो भी हमारा एक्टिविटी होती है या जो उसका एक्शन होता है वो शो करता है। तो थेरेपेटिक लेवल पे हमारा जो भी था वहाँ पे सक्सेसफुली शो किया। तो अब ये हम बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला लेवल है वहाँ पे हमारा थेरेपेटिक सक्सेसफुली है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली ऊपर वाले पार्ट पे हुआ और नीचे वाले पार्ट पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, स्लोली एब्जॉर्प्शन हुआ। तो देखिए आपको ग्राफ के थ्रू हमने दिखा दिया। आगे हम बात करते हैं मैकेनिज़्म पे। तो मैकेनिज़्म क्या होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन की, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला होता है ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस आता है। दूसरा था पैरासेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर हमारा परमिशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियम सेल्स के जो भी टाइट जंक्शंस होते हैं उनके थ्रू परमिशन दिखाया। थर्ड वन इज़ द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें एंडोसाइटोसिस में आपका पिनोसाइटोसिस आता है और फैगोसाइटोसिस आता है। तो अब हम वन बाय वन जितने मैकेनिज़म्स थे इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, तो देखिए पहला हमने बताया था आपको ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांससेलुलर के अंदर था पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी देखिए आपकी डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है पैसिव डिफ्यूज़न, दूसरा होता है पोर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फोर्थ होता है आपका फैसिलिटेटेड या मेडिएटेड डिफ्यूज़न। तो देखिए पैसिव डिफ्यूज़न क्या होता है, पैसिव डिफ्यूज़न का दूसरा नाम हमारा है, इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूज़न भी बोल सकते हैं। इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन दी ड्रग कंसनट्रेशन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है ना उनके आइदर साइड पे जो भी ड्रग का कंसनट्रेशन में डिफरेंस होगा उसके थ्रू हम पैसिव डिफ्यूज़न को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नॉन आयनिक डिफ्यूज़न होता है, 90% जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव डिफ्यूज़न के ही थ्रू होता है हमारा। तो जो आप इसमें जो पैसिव डिफ्यूज़न होता है इसमें जो भी आपका ड्राइविंग फोर्स होता है आपका, वो हमारा जो इज़ द कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो भी आपका ड्राइविंग फोर्स होता है प्रोसेस का वो या तो कंसंट्रेशन होगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और पैसिव डिफ्यूज़न में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। ये हमें याद करना है कि पैसिव डिफ्यूज़न में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पैसिव डिफ्यूज़न, अब देखिए पैसिव डिफ्यूज़न की बात की गई है, तो अगर पैसिव डिफ्यूज़न को हमें एक्सप्लेन करना है तो वो बेस्ट एक्सप्लेन बाय द फिक्स लॉ। फिक्स लॉ जो होता है उसके थ्रू हम पैसिव डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिक्स लॉ ये कहता है कि जो भी ड्रग का मॉलिक्यूल होगा वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन पे मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी अटेन ना हो जाए। तब तक क्या होगा, हमारा जो भी हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और जो भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो देखिए हमने इक्वेशन दी है, दैट इज़ dQ/dt इज इक्वल टू DAKM/W H/H/CGIT-C। तो उसमें देखिए dQ/dt हमारा जो भी है वो आपका रेट है, जो भी आपका डिफ्यूज़न रेट है वो बताया हमने। D हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है कैपिटल D, A सरफेस एरिया है हमारा जो भी हमारी एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन थी उसका, और Km/W आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है जो भी ड्रग का। CGIT-C आपका कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस है, जो GIT में ड्रग है उसके कंसंट्रेशन में जो भी डिफरेंसेस हैं वो बताया हमने। और जो आपका अपॉन में H है, H हमारा थिकनेस है मेम्ब्रेन की, जो भी थिकनेस है वो हमने H बताई।
देखिए डायग्राम के थ्रू भी हम फिक्स लॉ को डिफाइन करें, द हाई कंसंट्रेशन था, इधर लो था, तो देखिए मूवमेंट दिखा रहे थे, नेट मूवमेंट क्या होगा, हाई से लो की तरफ हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ये हमारा क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन में होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं पोर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखिए पोर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो कन्वेक्टिव प्रोसेस है, बहुत ही बल्क में फ्लो होता है, या फिल्ट्रेशन। इट्स ए कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, बल्क फ्लो के लिए होता है, फिल्ट्रेशन के लिए। ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पोर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोर के फॉर्म में इनको यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जो भी आपका ड्राइविंग फोर्स होगा जिससे ड्रग हमारी पास करती है, वो हमारा हाइड्रोस्टेटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर पे के ही होगा। जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोस्टेटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो अब देखिए इसका एब्जॉर्प्शन, इसका जो इंपॉर्टेंस है पोर ट्रांसपोर्ट का, कहाँ पे होता है, जो अगर लो मॉलिकुलर वेट के जो भी हमारे यहाँ लो मॉलिकुलर साइज़ की ड्रग्स होती हैं, या जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, उन सब के एब्जॉर्प्शन के थ्रू किसके थ्रू हम करते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। या तो लो मॉलिकुलर वेट की, या लो मॉलिकुलर साइज़ की, या जनरली जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन हम पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल में यूरिया आ गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हमारा क्या कहता है, इसमें हम ये इंक्लूड करते हैं कि जो ड्रग होती है वो हमारा जो भी ड्रग मॉलिक्यूल होती है वो पेयर्ड अप हो जाती है विद द अपोजिटिवली चार्ज आयन। ऐसे आयन जो भी उसकी, जैसे ड्रग है आपकी पॉजिटिव चार्ज की है, तो वो क्या होगा, निगेटिव आयन के साथ इंट्रैक्ट करके, रिएक्ट करके न्यूट्रल चार्ज मॉलिक्यूल बना लेगी और तब जाके वो ट्रांसपोर्ट करेगी। ये आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन में होता है। तो देखिए हमने डायग्राम में आपको दिखाया आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का। तो इसमें देखिए हमने क्या दिखाया आपको, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन था, ये मेम्ब्रेन थी, ये ब्लड था। तो देखिए हमने कैटायनिक ड्रग्स का बताया, जैसे मान लीजिए ड्रग आपकी कैटायनिक ड्रग है तो वो एनायनिक के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल देखिए पेयर बना लिया, इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो जाके आपका पैसिव डिफ्यूज़न करेगा, तो वहाँ पे जाके अंदर ड्रग ब्लड में पहुँच गई। अब वहाँ पे जाके ड्रग टूट जाएगी, फ्री फॉर्म में फ्री ड्रग टूट गई, और इधर जो भी कॉम्प्लेक्स था वो अलग हो गया ब्लड के अंदर। ये देखिए हमने आपको आयन पेयर ट्रांसपोर्ट बता दिया। नेक्स्ट हमारा है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट हमारा क्या कहता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक कैरियर इन्वॉल्व होता है जो क्या करता है, रिवर्सबली बाइंड कर जाता है। एक कैरियर होगा बेसिकली जो रिवर्सबली बाइंड कर जाएगा सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, और क्या करेगा, एक हमारा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इसमें एक कैरियर इंक्लूड होता है जो क्या करेगा, सॉल्यूट के साथ रिवर्सबली कंबाइन करके एक कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि हमारा मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाएगा। और क्या करेगा, जब मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा, जब दूसरे साइड पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे वो डिसोसिएट हो जाएगा, सॉल्यूट अलग हो जाएगा, हमारा जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स था और ड्रग हमारी अलग हो जाएगी। कैरियर ड्रग जो भी था, कैरियर अलग हो गया और जो सॉल्यूट था वो अलग हो गया। नाम ही है कैरियर, तो मतलब एक कैरी करने का काम कर रहा है, ले जाने का काम कर रहा है। तो जो कैरियर होता है वो अपनी फिर से ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है और फ्रेश सॉल्यूट को फिर से ले जाएगा, फिर से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा तब फिर अलग हो जाएगा उसी जो भी सॉल्यूट या ड्रग के साथ में था। अभी जो कैरियर मेडिएटेड था ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व, कोई भी हमारा एनर्जी का एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व नहीं होता है। एनर्जी का एक्सपेंडिचर हमें ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें, अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो। और इसमें क्या होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट इज़ अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड की, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड को देखिए, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। फैसिलिटेटेड के डायग्राम में हम ये कह रहे हैं, देख लीजिए हमने विटामिन B12 का एग्जांपल दिया इसमें। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन था, मेम्ब्रेन थी, ब्लड था। तो देखिए हमने विटामिन B12 ली, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड हुआ, कैरियर्स ऐड हुए, आपस में जाके कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना लिया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद देखिए मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास हो गए और ब्लड में पहुंच गए। ब्लड में पहुंचने के बाद क्या हुआ, देखिए कैरियर तो आपका अंदर ही था, इसी ब्लड मेम्ब्रेन में ही रहेगा। बाकी जो भी अब आपका इंट्रिंसिक फैक्टर था और जो विटामिन था वो अलग अलग डिसोसिएट होकर टूट गए, ब्लड में जाके अपना काम करने लगे। फैसिलिटेटेड में हमने विटामिन B12 का एग्जाम्पल दिया।
नेक्स्ट देखिए था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें इसमें क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में होता है। जो ड्राइविंग फोर्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में है। इसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये अपहिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन का रेट होता है उसको हम मैकेनिक्स मेंटल काइनेटिक्स के थ्रू निकालते हैं, या उसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मेंटल इक्वेशन रेट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखिए हमने आपको एग्जांपल दिखाया ड्रग का। देखिए ड्रग थी, कैरियर था, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर वो मेम्ब्रेन में देखिए गए। मेम्ब्रेन में गने के बाद जो भी हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो मेम्ब्रेन में गया, मेम्ब्रेन में पहुंचा, फिर वहाँ पे देखिए फ्री ड्रग थी, ब्लड के थ्रू पास हो गया तो फ्री ड्रग हमारी इधर आ गई, जो हमारी कॉम्प्लेक्स टूटा और फ्री ड्रग हमारे ब्लड में आ गई। और कैरियर क्या हुआ, वो फ्री कैरियर फिर से वापस आके इधर आ गया, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू फिर से वापस आ गया और उसने एटीपी जनरेट कर दी। हमें देखिए ड्रग का एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। आगे अगला हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। तो देखिए एंडोसाइटोसिस में हम क्या कह रहे हैं, एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व क्या होता है, इनगल्फिंग करते हैं हम। इनगल्फिंग जो भी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उसकी इनगल्फिंग होती है विद इन अ सेगमेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ सैक्यूल या वेजिकल विच इज़ देन पिंच्ड ऑफ इंट्रासेलुलरली। मतलब इसमें हम जो भी अंदर का इंट्रासेलुलरली मटेरियल है उसको हम मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे बाहर का जितना भी मटेरियल होता है उसको इनगल्फ करती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है, इनगल्फिंग का काम करती है। और एक छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स या सर्कल्स टाइप के बना लेते हैं जो हमारा अंदर जाते हैं इंट्रासेलुलरली, अंदर मतलब सेल के अंदर पिंच्ड ऑफ होते हैं इंट्रासेलुलरली। जो कुछ हमारी ऐसी एंडोसाइटोसिस होती हैं जिसमें जो वेसिकल्स होती हैं वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट हो जाती हैं। कुछ ऐसी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती हैं जिसमें क्या होता है, एंडोसाइटोसिस वेसिकल्स में हमारा एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रांसफरिंग होती है, तो उस टाइप की फिनोमेना को हम ट्रांससाइटोसिस भी बोलते हैं। देखिए एंडोसाइटोसिस आके आपके दो टाइप थे, पहला फैगोसाइटोसिस, दूसरा फिनोसाइटोसिस। तो फैगो में हम क्या करते हैं, इसमें पहली बात तो इनका जो एब्जॉर्प्शन, हम फैगो की बात करें तो फैगो में हम जो भी एब्जॉर्प्शन होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, मटेरियल का, इसमें सॉलिड ही क्लियर, मतलब जो भी ठोस है या जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन फैगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। इनको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। हम किसको, फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और देखिए जैसे हमने आपको डायग्राम दिखाया, देखिए पार्टिकल्स ये था आपका मेम्ब्रेन थी, इस पर देखिए यहाँ पे आया आपका जो भी मॉलिक्यूल्स थे उसने अपना उसको अंदर लिया, सेल ने अपना साइज़ चेंज करा, फिर इसके अंदर पूरा वेसिकल्स फॉर्म में अंदर आ गया, जो भी मटेरियल था वो सेल के अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू इनगल्फिंग होके अंदर आया। दूसरा फिनोसाइटोसिस है। फिनोसाइटोसिस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें फ्लूइड सॉलिड जो भी होते हैं, फ्लूइड सॉल्यूट होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका अपटेकिंग होता है फिनोसाइटोसिस में। इसको बेसिकली हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। फिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। फ्लूइड सॉलिड क्या होता है और सेल ड्रिंकिंग इनका नाम दिया गया है। देखिए हमने आपको एक जनरल एंडोसाइटोसिस का डायग्राम दिखाया है, एग्जाम्पल दिखाया है। इसमें हम ये दिखा रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल में, देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन थी, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, हमारा इनगल्फिंग प्रोसेस हो रही। तो देखिए पहले मॉलिक्यूल था वो मेम्ब्रेन के अटैच हुआ, मेम्ब्रेन के अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने में अल्ट्रेशंस किए, उसकी मेम्ब्रेन में अल्ट्रेशंस हुए, उसने अपने इनगल्फिंग स्टार्ट की। इनगल्फिंग होने के बाद वो जितना था आपका, जितना भी पूरा मॉलिक्यूल था वो अंदर पहुँचा, वेसिकल्स फॉर्म में अंदर पहुँच गया मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन में अंदर पहुँचने के बाद जो फर्दर फिर आगे मूव किया, मूव करने के बाद धीरे धीरे वो ब्लड में रिलीज़ हो गया। कि देखिए हमने आपको एक जनरल एंडोसाइटोसिस प्रोसेस दिखाई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।